हेलो गाइस, मैं अजीत सर आज आप लोगों के समक्ष समास का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने बहुत सारे जैसे आपका रस अलंकार ये सारे चीज़ पढ़ाया हूं। आज मैं आपको समास पढ़ाऊंगा। मैं यह आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलो चालू करते हैं समास। तो समास होते क्या हैं? दो समीपवर्ती शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है वही समास कहलाता है। तो लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दो समीपवर्ती, इस तरह लिख दें, दो समान वर्णों के मेल से, ऐसे लिख दें, दो या दो से अधिक। एक मिनट, थोड़ा सा सर डस्टर थोड़ा दे दीजिए। दो या दो से अधिक, एक मिनट देख लेते हैं बेटा। चलो लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक। हमारे साथ साथ आप लिखते चलती है, चलिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है समास कहलाता है। समास कहलाता है। मैंने आपको ये बताया, दो या दो से अधिक समान शब्दों, लिखा है दो या दो से अधिक समान शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। अब समास दो समान शब्द, दो या दो से अधिक समान शब्द हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक समान शब्द एक दूसरे में मिल जाएंगे तो समास कहलाएंगे। चलो देखते हैं कैसे मिलेंगे और कैसे समास कहलाएंगे। जैसे मैं एक शब्द बोल दूं आपको कि यहाँ पे एक शब्द आपका आ जाए, क्या? प्रतिदिन। क्या आ जाए? प्रति। और दूसरा क्या आ जाए? दिन। यहाँ पे मैंने दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। एक आया आपका प्रति और दूसरा आया दिन। यहाँ पे क्या है? समान शब्द हैं, यानी प्रति भी वही है और दिन। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? तो प्रतिदिन मिला। बना क्या? प्रतिदिन। तो हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है? समस्त पद है। क्या ये? समस्त पद है। इस समस्त पद से क्या बना? प्रति और दिन। अर्थात प्रतिदिन कैसे बना? तो दिन और दिन मिलाकर के बन गए प्रतिदिन। दिन और दिन, दिन 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 बना करके क्या बन गए? प्रतिदिन। कहेंगे ना दिनों दिन, दिन दिन, दिन दिन मिलने से क्या बना? प्रतिदिन बना। तो यहाँ पे जो ये हमारा हुआ, ये समान शब्द हुए। और दो समान शब्द, समीपवर्ती शब्द या समान शब्द, दो या दो से अधिक समान शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, यहाँ पे नया शब्द क्या बन गया? दिन दिन बन गया। ये जो दिन दिन बन गया, ये हमारा क्या कहलाया? यही हमारा समास कहलाया। समझ में आया ना बेटा? तो आप इसको उतार लीजिए और आगे आपको बताते हैं। देखिए समास जो होते हैं वो समास आपके 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। उन 6 समासों को याद करना है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि बच्चों को ये समास याद नहीं होते हैं, तो उनको याद करने का एक हम सरल तरीका आपको बताएंगे। और 100% ये हमें आशा है कि आपको पूर्ण विश्वास भी है कि आपको जरूर यह याद हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बताते चलते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मिटा दे बेटा इसको, ये परिभाषा है, आप लिख लीजिए समास की। मिटा देते हैं। चलिए चालू करते हैं। अगला ट्रिक है, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक, ट्रिक लिखेंगे द्वंद्वी अब तक। द्वंद्वी अब तक, अब तक, द्वंद्वी अब तक। इस द्व से एक शब्द बनेगा द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास।
इससे बना द्वा से बन गया द्वंद्व समास। इस दी से बन गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास आप जल्दी जल्दी लिखते भी जाइएगा, याद करते चलेंगे, एकदम याद करा देंगे आपको। इस द्वा से बन गया द्वंद्व समास, इस द्वु से बन गया द्विगु समास, और इस आ से बन गया, इस आ से बन गया क्या, इधर कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो बन गया आपका अव्ययी भाव समास। समास और इस बा से आपका बन गया, तो नीचे कर लेते हैं, इस बा से आपका बन गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। चलो इन दो शब्दों को यहां से निकाल लेते हैं। तक को हटा करके नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द जो है तक यहां लिख लिए। इस ता से एक शब्द बना जिसका नाम क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। त से बन गया तत्पुरुष समास, और इसका से बन गया, तो याद कर लेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इस तरह करके आपके जो समास हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6। पहला आपका हो गया, आपका आप इसमें लिख भी सकते हैं। 6 समासों को मैंने बताया। पहला, दूसरा, यहाँ पे आपका ये तीसरा अव्ययी भाव, ये आपका जो चौथा है, चौथा आपका बहुब्रीहि समास, और ये जो पांचवा है, पांचवा आपका तत्पुरुष समास, और ये जो छठवां है, छठवां आपका कर्मधारय समास। ये आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैंने बताया कि द्वा का मतलब हुआ द्वंद्व समास, द्वि का मतलब हुआ द्विगु समास, आ का मतलब हुआ अव्ययी भाव समास, और बा का मतलब हुआ बहुब्रीहि समास। याद होगा बेटा? 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि याद हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर हमारे ऊपर भरोसा, तो हमारा भरोसा आप तोड़ोगे नहीं। यही हमारा भरोसा हम आपको भी देते हैं। आप 100% एक बार देखिए और आपको 100% तैयार हो जाएगा। देखो तो क्या हो गया, बा से हो गया बहुब्रीहि समास, आगे ता से हो गया तत्पुरुष समास, और का से हो गया कर्मधारय समास। क्या हो गया? कर्मधारय समास। इनका जो क्रम है वो क्रम कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। कारण क्या है कि आपको समास में आगे पीछे पढ़ाने से इनका समास का जो वो है तो एक सीक्वेंस बना रहता है, लेकिन ये आगे पीछे होने से कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा कक्षा 10 के सिलेबस में इस बार ये 2 समासों का जिक्र नहीं किया गया। किसका किसका? एक तत्पुरुष समास का, यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं, और दूसरा किसका? कर्मधारय समास का। फिर आप बोलोगे तो सर क्यों इसको हमें पढ़ा रहे हैं? आप ये बोलोगे फिर सर इसको आप क्यों हमें पढ़ा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा क्यों इसको पढ़ा रहे हैं। तो याद रखना कि इनको याद रखेंगे तो हमें अभी से लेकर के यह इंटर में काम देगा। किस में काम देगा? इंटर में काम देगा। हाई स्कूल में भी वही काम देंगे और इंटर में भी काम देंगे। इसलिए मैं आपको इसको पढ़ाते चलता हूं। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सारे का अध्ययन कर लेना है जो जो आपके पाठ से संबंधित है। मैं बता दिया कि ये चारों में से आएंगे और ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है कि इनको हम अगर पढ़ लें तो शायद हमारा काम और आगे अच्छा हो जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। इसको उतार लीजिए, आप सभी जल्दी उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ाते चलते हैं। उतार लीजिए जल्दी से। मिटा दे बेटा इसको। हाँ मिटा दे रहे हैं। अगला आप पहला डाल लीजिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखो कोई भी समास होते हैं, कोई भी समास के 2 पद होते हैं। कोई भी समास, जो भी समास होगा उसके 2 पद होंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम डाल लेते हैं अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास, ये लिख लिए। याद रखना इसमें पहला क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम कहते हैं क्या?
पूर्व पद कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो है उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद या द्वितीय पद। द्वितीय पद याद रखना, ये द्वितीय पद यानी उत्तर पद, यानी पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद यानी द्वितीय पद। तो जो यह पूर्व पद होगा यह क्या होगा? आपका अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। आगे चलते हैं। तो यहां पे पूर्व पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। तो पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। और उत्तर पद क्या होगा? तो उत्तर पद अप्रधान होगा। क्या होगा? अप्रधान होगा। अब ध्यान रखना, आप बोलोगे सर कि ये प्रधान क्या होता है, ये अप्रधान क्या होता है, तो इनके बारे में भी बताएंगे। प्रधान का मतलब ये होता है जिससे शब्द बन जाए। जैसे मैंने एक शब्द ये लिया कि अगर जो हम यहां पे ये शब्द ना लें, प्रतिदिन ले लिया, तो प्रतिदिन से जैसे ये प्रति है, यदि प्रति ना होता तो इसको हम क्या ना कहते? दिन दिन ना कहते। कि कहते? आप लोग अपने सोचो, दिन दिन क्यों कहा? क्योंकि इसमें शब्द क्या है? प्रति, और इसी प्रति शब्द का क्या है? प्रधानता है, और यही इसका क्या है? अव्यय है। अव्यय शब्द इसी को कहते हैं, इसको प्रति को। पहला शब्द जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है, यही शब्द अव्यय है। और इस अव्यय को हम क्या किए? तो इसी से हमारा बन गया दिन दिन, अर्थात प्रतिदिन। दिन दिन मिला करके बना प्रतिदिन। तो आप इसको जल्दी से ऐसे उतारिए, ये प्रधान, ये अप्रधान। समझ में आया ना? अर्थात पूर्व पद इसका प्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? अप्रधान होता है। उतार लीजिए फट से। अर्थात इनके मिलने से जो समास बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ये कह सकते हैं। इनके मिलने से जो समास बन जाएगा वो बन जाएगा अव्ययी भाव समास। आप इसी तरह उतार लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रथम पद अर्थात पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद। अब यहाँ पे पूर्व पद की प्रधानता तो उत्तर पद की अप्रधान, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? अव्ययी भाव समास बन गया। जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, फिर मिटाते हैं, आपको उदाहरण बताते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो प्रथम पद होगा, इस प्रथम पद में सारे शब्द, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। क्या हो? प्रथम पद उपसर्ग। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद, या जानने के लिए कि इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। अर्थात प्रथम पद में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये कह सकते हैं कि इसके प्रथम पद में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अभी ये सब दिखाई देंगे कि इसके प्रथम पद में कौन सा उपसर्ग मिलेगा, वो सब कुछ आपको बताते चलेंगे। जो उपसर्ग से आपसे आता है तो उपसर्ग से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। इससे संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जान लीजिएगा जो आपने यहां से पढ़ लिया तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए, 100% पक्के हो गए। चलो आप इसको उतारो फटाफट, फिर आपको इसको मिटाने के बाद बताते चलते हैं। चलो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब पहला लिखेंगे हम, फर्स्ट टाइम पे पहला हम लिखेंगे क्या? प्रथम में आपको बताया था अव्ययी भाव समास। आप डाल लीजिए अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा कि मैंने अव्ययी भाव समास को थोड़ा बताया। तो एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। एग्जाम्पल में जिस शब्द से कोई शब्द बनेगा वो समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो हम यहां पे लिख लेंगे समस्त पद। जिससे कोई शब्द बनेगा, जैसे कोई शब्द है वो समस्त पद कहलाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे क्या कह दें, आपको यहाँ पे एक शब्द कह दें यथा शक्ति। क्या कह दिए? यथाशक्ति। तो ये यथाशक्ति हमारा क्या हुआ? समस्त पद हुआ। दूसरा मैंने कह दिया प्रतिदिन। प्रतिदिन ये भी क्या हो गया? यथाशक्ति हो, ये यथाशक्ति और प्रतिदिन ये दोनों क्या हो गए? समस्त पद हो गए।
अगला हम चलेंगे, जैसे यहाँ पे समस्त पद हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, समस्त पद, और दूसरा समास विग्रह। समास विग्रह, दूसरा क्या लिखेंगे, समास विग्रह। या कि हम पहले एक थोड़ा सा और इसमें समझाते चलें। मैंने एक शब्द लिया था अव्यय, सॉरी पहले थोड़ा सा इसको मिटा के बताते चलते हैं। एक शब्द आपको बताया था अव्यय। तीन चीज आप लिख लीजिए, पहला आप डाल लीजिए समस्त पद, दूसरा इसमें अव्यय क्या है, और दूसरा तीसरा क्या है, विग्रह। विग्रह यानी विग्रह क्या है, तो देख लेते हैं। यथाशक्ति अर्थात क्या दे गए हैं, यथा प्लस शक्ति अर्थात शक्ति के अनुरूप। यहां पे क्या लिख लेंगे, शक्ति के अनुसार या अनुरूप। यहां पे शक्ति के अनुसार क्या हुआ, विग्रह हो गया, ये आपका अव्यय हो गया। प्रतिदिन में, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन में, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विग्रह क्या हो जाएगा, दिन दिन। दिन दिन मिलाकर के क्या बन गया, प्रतिदिन, और यथा और शक्ति मिलाकर के क्या बन गया, यथाशक्ति। अगला यथाक्रम, यथाक्रम, इसमें बना यथा प्लस क्रम, अर्थात यथाक्रम अर्थात शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। यथा शक्ति के अनुसार क्रम, शक्ति के अनुरूप क्रम, ठीक है। अगला कर सकते हैं रातों रात, जो यहां पे रातों रात रहेगा, रातों रात, तो इसका जो अव्यय होगा वो इस प्रकार होगा, रातों, और यहां पे थोड़ा सा आबलिक रहेगा, रात, अर्थात रात ही रात में, रात ही रात में। आजन्म, आजन्म, देखना बेटा यहां पे यथा क्या है आपका, मैंने आपको बताया था उपसर्ग, यहां पे प्रति उपसर्ग, यहां यथा उपसर्ग, यहां पे रात उपसर्ग, यहां पे आपका आ उपसर्ग, ये रात तो नहीं होगा। आजन्म क्या हो जाएगा, आ प्लस जन्म, ये अव्यय हो गया, अर्थात हो जाएगा जन्म से, जन्म से। आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद ऊपर बताते हैं, क्योंकि जगह नहीं, नीचे दिखाई नहीं देगा। उतार लीजिए, उतार ले बेटा जल्दी जल्दी। एक आध और देख लीजिए, जैसे भर पेट, भर पेट लिख लीजिए। यहां पर जैसे है भर पेट, क्या हो जाएगा, भर प्लस पेट, आगे क्या हो जाएगा इसका, पेट भर के, पेट भर के, ये कह सकते हैं, पेट भर कह सकते हो, भर पेट अर्थात पेट भर के या भर पेट। अगला धड़ाधड़, धड़ाधड़, इसको क्या कहेंगे, धड़ा प्लस धड़ इक्वल टू आ जाएगा धड़ धड़, धड़ धड़। तो इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, इसमें योजक लगा रहेगा, जो आपके एक जैसे शब्द होंगे उनमें योजक भी लगा होगा। जैसे यहाँ पे भर पेट है, पेट भर के, धड़ाधड़ है तो धड़ धड़, रातों रात है तो रात रात, अर्थात रात ही रात में। ये सारे शब्द आपके अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। ध्यान रखना थोड़ा सा, यहां से एक कंफ्यूजन सब लोगों को क्रिएट होती है कि सर कि इसमें योजक चिन्ह लगने से क्यों अव्ययी भाव समास हुआ।
तो कारण क्या है कि जब समानार्थी शब्द आ जाएं, समानार्थक शब्द, यहाँ पे धड़ा और धड़ एक जैसे शब्द आए, तो वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होते हैं। अगर जो द्वंद्व समास होता तो द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? विलोम शब्द का प्रयोग करता है। और उसमें दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। याद रखना, इसको उतार लीजिए और अगला समास डालिए, द्वंद्व समास। अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मिटा देना इसको बेटा, अगला डाल लेंगे हम द्वंद्व समास। अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसमें भी कितने पद होंगे? तो इसमें भी 2 पद होंगे, सभी में 2-2 पद होंगे। ये आपका क्या हो गया? पूर्व पद, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, अर्थात समझ लेना कि प्रथम पद पूर्व पद। और दूसरा पद क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तर पद। और उत्तर पद का मतलब होता है द्वितीय पद, उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला पद और उत्तर का मतलब होता है बाद वाला पद, है ना, अर्थात पहले पूर्व पद और उत्तर पद। ध्यान रखना, मैंने आपको यह बताया कि जो आपका द्वंद्व समास है, इनके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये प्रधान, ये भी क्या? प्रधान, दोनों प्रधान। और इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? जुड़ने से, जुड़ने से, जुड़ने से जो योजक होगा वो योजक चिन्ह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। योजक खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो योजक होगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब ये दोनों शब्द मिलेंगे तो योजक खत्म हो जाएगा, जो शब्द बनेगा वो आपका द्वंद्व समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास। योजक कैसे खत्म होंगे वो भी आपको बताते चलेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, आप जल्दी से इसको उतारिए, फिर आगे बताते हैं। उतार लीजिए। अब मैंने आपको ये बताया था, इसको मिटा दें। हाँ बेटा, इसको मिटा देते हैं। इसका परिभाषा मैंने आपको लिखाया या नहीं बताया? पहले परिभाषा लिखाया, थोड़ा सा बताता चलूं कि लिखाया नहीं, बस आपको ऐसे बता दिया हूं। तो उसको लिखा भी देता हूं कि जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या? तो आप लिख भी सकते हो, जिस समास के, यहां पे लिख सकते हो, जिस समास के, जिस समास के, जिस समास के, ये सर दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा, जिस समास के दोनों पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। आप उतार लीजिए जल्दी से। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कहोगे सर हम इसको पहचाने कैसे? तो पहचानने का एकदम सरल ट्रिक ये है कि जब भी ये शब्द देगा, अर्थात द्वंद्व समास आप में देगा, तो एक दूसरे के विपरीत देगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमेशा, इसमें हमेशा, इसमें हमेशा, इसमें हमेशा विलोम अर्थात विपरीत, विलोम शब्दों का प्रयोग करता है। विलोम शब्दों का प्रयोग करता है। ये जो विलोम शब्द है, याद रखना, यदि विलोम शब्दों का प्रयोग करेगा तो ये विलोम एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। अर्थात विलोम का मतलब विपरीत। जैसे हम कहते क्या? दिन और रात। दिन और रात एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो दिन और रात एक दूसरे के विपरीत इसलिए हैं क्योंकि भाई ये आपके विलोम है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया।
क्या हो गया? ट्रिक। ट्रिक में हम ये कह देंगे कि इसमें हमेशा विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। ये याद करने के लिए है, ये आपको वहां पे लिखना नहीं है, ठीक है। याद रखना कि जब भी प्रयोग किया जाएगा तो विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। चलो उदाहरण देख लेते हैं, आप इसको देख लीजिए। उदाहरण, एक तरफ आप लिख लीजिए समस्त पद, समस्त, सॉरी, एक तरफ आप लिख लीजिए समस्त पद, समस्त पद, और दूसरे तरफ आप लिख लीजिए विग्रह, विग्रह। पहला समस्त पद में जैसे हम क्या लिख दें, भाई बहन, मां बाप, दिन रात। ये ओ योजक चिन्ह भी मिलेगा आपको, दिन रात। माता पिता, राजा रंग। देखिए राजा का रंग, राजा क्या है? राजा एकदम श्रेष्ठ व्यक्ति, और रंग मतलब एकदम गरीब व्यक्ति। तो एक दूसरे के अपोजिट ही इसमें शब्द मिलेंगे। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तो यहां पे हम केवल बताया था कि अब इसमें जो शब्द होते हैं उस अव्यय का हम क्या कर देते हैं, उसमें हम वो अव्यय हट जाता है और उसके जगह में और शब्द आ जाता है। तो यहां पे भाई बहन का विग्रह हो जाएगा भाई और बहन। मां बाप का हो जाएगा मां और बाप। दिन रात का हो जाएगा दिन और रात। माता पिता का हो जाएगा माता और पिता। राजा रंग का हो जाएगा राजा और रंग। उतार लीजिए फटाफट इसको, ये आप उतारिए फटाफट। एक आध और लिखना हो तो लिख लो। इसको यहां पे मिटा देते हैं, इसके ऊपर अपना लिख लीजिएगा। एक आध और कर लीजिए, दाल भात। तो क्या हो जाएगा? दाल और भात। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। दाल और भात एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत है। तो दाल और भात भी इसमें आ जाएगा। चलिए आप इसको उतार लीजिए फटाफट, नीचे मिटा देते हैं बेटा। हाँ, ये राजा और रंक है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। राजा और रंक, इसको मिटा देते हैं ऊपर का थोड़ा सा। आप फटाफट इसको उतार लीजिए। एक और देख लीजिए, आचार विचार, आचार और विचार, आचार विचार। इसका हो जाएगा आचार और विचार। कुछ भी कह सकते हो, एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। जैसे आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। इसे शब्द लिख सकते हैं आकाश पाताल। तो इसको हो जाएगा आकाश और पाताल, है ना। ध्यान रखना बेटा, इसी तरह के प्रयोग किए जाएंगे, ये आपके देंगे और आपको विग्रह करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन सा समास है, क्योंकि समास का नाम पूछ लेता है। तो समास का नाम भी याद रखने के लिए मैंने ट्रिक यही बताया था कि जहां पर विलोम शब्दों का प्रयोग करें वहां पे हमेशा कौन समास होता है, तो वहां हमेशा आपका द्वंद्व समास होता है। यही आपको ध्यान रखना है, बस इसी में हम आपको बताते चलते हैं। इसको आप लिख लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं, मिटा देंगे इसके बाद।
मिटा दें इसको। चलिए अगला लिख लेते हैं द्विगु समास। अगला हम डाल लेते हैं द्विगु समास। अच्छा अगला लिख लीजिए द्विगु समास। चलिए डाल लीजिए द्विगु समास। अगला हम डाल लेते हैं द्विगु। ये आपका द्विगु समास है। सबसे पहले मैं इसका परिभाषा बता दूं, लिख लीजिए। जिसका प्रथम पद अर्थात पूर्व पद, लिख लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं। जिस समास का प्रथम पद अर्थात कोष्टक के अंदर आप लिख लीजिए पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद उसी पर निहित हो। निहित मतलब उसी में जुड़ा हुआ हो, निहित हो, वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। अब इसका हम आपको प्रयोग करके भी बता देंगे। यह द्विगु समास की परिभाषा है। जिस समास का प्रथम पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद उसी पद पर निहित हो, वहां पर द्विगु समास होता है। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए। आपको एग्जाम्पल के साथ बताते चलते हैं। जैसे मिटा दे बेटा इसको। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इस तरह रहेगा। ये आपका हुआ द्विगु समास। ये आपका पूर्व पद, ये आपका अगला वाला उत्तर पद। मैंने बताया था कि पूर्व पद क्या होगा, तो जो पूर्व पद आपका होगा ये होगा आपका संख्यावाची। क्या होगा? संख्यावाची। ठीक है, ये संख्यावाची होगा और इसी में यह क्या होगा? निहित होगा। तो इन दोनों के मिलने से, इनके जोड़ से कौन सा आपका समास बन जाएगा? तो द्विगु समास बन जाएगा। द्विगु समास बन जाएगा। आप इसको इस तरह लिख लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। देख लिया ना बेटा? चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताते चलते हैं। अब संख्यावाची कैसे हम जानेंगे? कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुब्रीहि समास और कभी कभी आपका बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि के समास के साथ साथ बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास के बाद ये आपका जो द्विगु समास है, दोनों समासों में एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें दिक्कत हो जाता है। जैसे दशानन शब्द दे दिया। अब दस आनन का मतलब होता है 10 हैं आनंद जिसके। अगर जो हमारा क्या आ जाए कि दो शब्दों के जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, और दोनों को मिला करके तीसरा कोई पद बने, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मैंने कह दिया, क्या आपसे कह क्या दिया कि दशानन, 10 हैं आनन जिसके। अब जब 10 हैं आनन जिसके ये कहा तो अपने आप अपने मन में आ गया रावण, अर्थात रावण की बात मैं कर रहा हूं, दशानन की बात कर रहा हूं। तो तीसरा शब्द रावण बना, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरह शब्द होगा संख्यावाची में, जैसे आपका शब्द क्या हो जाएगा?
ये आपका समस्त पद है नवग्रह, यहां पे लिख देंगे समस्त पद, समस्त पद। और यहां पे आपका क्या लिख देंगे विग्रह। तो यहां पे जो नवग्रह है, नवग्रह का मतलब होता है नव, नवग्रह नौ ग्रह, अर्थात 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। याद रखिए कि ये जो 9 शब्द है, ये 9 शब्द आपका क्या है, ये वाला 9 बनाएंगे, ये जो आपका 9 शब्द है ये आपका संख्या है। कह दीजिए कि संख्या नहीं है, संख्या ही है, अर्थात 9 ग्रहों का समाहार क्या कहलाया, नवग्रह कहलाया। दूसरा लिख देते हैं पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र अर्थात 5 तंत्रों का समाहार, 5 पंच से 5 बना, 5 तंत्रों का समाहार। बना कि नहीं बचा, बना। अगला त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी से क्या बन गया, त्रि मतलब होता है 3 नदियों का समाहार, 3 नदियों का समाहार। पंचवटी, पंचवटी अर्थात 5 बटियों का समाहार, 5 बटों का समाहार, बटों का समाहार। नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। चौराहा, चौराहा अर्थात 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। त्रिनेत्र, त्रिभुज कर देते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। देखो 3 भुजा जब मिलती है तो त्रिभुज ऐसे बनता है, ये आपका त्रिभुज होता है कि नहीं होता। अब 3 भुजाएं मिलेगी, 1 भुजा 2 भुजा, ये तीसरा भुजा, तभी त्रिभुज बना, अर्थात 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज कहलाया। तो यहां पर लिख देंगे 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समाहार। अच्छा नीचे हो जाएगा बेटा, थोड़ा इतना देख लो, चौराहा नहीं दिख रहा सर, देख लेते हैं, यहाँ नवरत्न से देख लेंगे, दोबारा इसको लिख देंगे। इतना आप उतार लीजिए नवरत्न तक, इसके ऊपर चलते हैं, मिटा दे ऊपर थोड़ा बेटा, क्योंकि नीचे का दिखता नहीं है। आप लोग टेंशन न लीजिए, उन्हीं को दोबारा लिख देते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, ये शब्द हो गया चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब हो गया 4 राहों का समाहार, राहों का समाहार। अगला जो शब्द लिखा है त्रिभुज, एक शब्द लिखाया था त्रिभुज, त्रिभुज से क्या बना, 3 भुजाओं का समाहार, भुजाओं का समाहार। तो ये जो सारे शब्द मिलते हैं, ये सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, इस तरह के शब्द अर्थात संख्यावाची शब्द का यदि प्रयोग किया जाए तो आपको फिर ध्यान देने की जरूरत इसमें यही है कि आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची, द्विगु समास संख्यावाची, द्विगु समास संख्यावाची। द्विगु 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 मतलब 2 भी आता है, द्विगु में देखो 2 आता है ना, जब 2 आया तो संख्या आया, 2 आया तो संख्या आया, तो संख्या आया तो यहाँ पे कौन समास, संख्यावाची समास। असंख्यावाची समास कौन, तो आपका द्विगु समास। कह दीजिए 100% एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसमें इसको उतार लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी उतारिए। एक और बता देते हैं, जैसे ये भी, इसमें थोड़ा सा आपका डाउट होगा, दोपहर,
दोपहर से क्या हो जाएगा, अर्थात दोपहर, ये दोपहर हुआ, दोपहर यानी दो पहरों को मिला करके हुआ दोपहर, एक तो सुबह, दूसरा वाला पहर, इन दोनों पहरों को मिलाया दोपहर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये समास विग्रह हो गया, ये समस्त पद हो गया। इसको उतार लेते हैं, अगले उसमें चलते हैं समास में। उठा देते हैं, अगला लिख लेते हैं बहुब्रीहि समास। अगला बहुब्रीहि समास, अगला बहुब्रीहि समास। आप डाल लीजिए जल्दी से, हम इसको मिटा दे बेटा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि लिख लेते हैं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तथा दोनों पदों के बाद तीसरे पद का उदय हो जाता है, तथा दोनों पदों के मिलने से तीसरे पद का उदय हो जाता है, मिलने से किसी तीसरे शब्द का उदय हो जाता है, किसी तीसरे शब्द का उदय हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उतार ले बेटा जल्दी जल्दी, कहते हैं, उतारिए जल्दी से, इसको मिटा देते हैं बेटा, इसको मिटा दे, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। ये बहुब्रीहि समास हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसी में कि अब ये दो पद कौन कौन से हो गए। मैंने दो पदों का कहा कि दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो दोनों पद कौन कौन से प्रधान नहीं होते ये आपको बताता चलूं। तो जैसे ये बहुब्रीहि समास है, इसमें भी दो ही पद होंगे। प्रत्येक समास में दो ही पद होते हैं। प्रत्येक समास में केवल कितने ही पद होंगे, तो दो ही पद होंगे, तीसरा कोई पद नहीं होता। तीसरा पद इनके मिलने से शायद बनता है। जैसे यहां पे देख लिया जाए तो यह बहुब्रीहि समास है, तो इसका प्रथम पद अर्थात जिसको हम कहें क्या, पूर्व पद, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा उत्तर पद। उत्तर पद ये दोनों क्या होंगे, अप्रधान होंगे, अर्थात प्रधान नहीं होंगे, अप्रधान। ये भी क्या होगा, ये भी अप्रधान होगा। अब इन दोनों के मिलने से सर किसका निर्माण होगा, तो बहुब्रीहि समास का होगा। बहुब्रीहि समास का निर्माण होगा। देख लेते हैं कि इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होगा, तो बहुब्रीहि समास का निर्माण होगा 100%। बस हंसते मुस्कुराते याद करना है बेटा। देखो, यदि अगर जो आपको कुछ ना याद हो तो आप एक दोहे को याद करना कि डर करके नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि डर जाओगे तो कभी भी नैया पार नहीं होगी, अर्थात नाव क्या हो जाएगा, बीच धारे में बूढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि डर करके नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम तो हमारे बब्बर शेर हो भाई, बब्बर शेरों को ये सब सोचने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है। एक बार देखोगे 100% तैयार हो जाएगा। चलो आप थोड़ा सा इसमें बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मिटा दे बेटा इसको, उतार लीजिए फटाफट।
आपको बताएंगे, इसमें ट्रिक एक आपको बता देते हैं कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं का ही प्रयोग किया जाता है। जो बहुब्रीहि समास होगा इसमें सबसे ज्यादा देवी देवताओं का नाम आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया पीतांबर, ये आपका आ गया समस्त पद, पहले समस्त पद, और दूसरा क्या होगा बेटा, तो आप बताओगे अपने से कि सर अब दूसरा पद तो विग्रह ही होगा। देखिए समस्त पद क्या होगा, तो समस्त पद में जैसे हो गया नीलांबर, ठीक है, सॉरी पीतांबर, इसको कर लो पीतांबर, कर लो पीतांबर, नीलकंठ, नीलकंठ, दशानन, दशानन, पीतांबर, नीलकंठ, दशानन, ठीक है। देखिए जैसे पीलांबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, पीला है अंबर जिसका। अब अंबर क्या होता है सर, तो अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा। पीला है, यहां पे लिख लेंगे, सॉरी, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। अब याद रखना मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के मिलने से कोई तीसरा पद बनेगा, तो तीसरा पद क्या बनेगा, पीला अंबर अर्थात पीला कपड़ा किसका होता है, तो भगवान विष्णु का। तो यहां पे हम लिख लेंगे भगवान विष्णु, विष्णु आया कि नहीं आया, या भगवान कृष्ण। देखो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का कैसा वस्त्र है, तो पीला वस्त्र है। आगे नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है, तो भगवान शिव का। आप कह सकते हो भगवान शिव अर्थात शंकर जी का। कहते हैं नीलकंठ कहा जाता है ना शंकर जी को, तो नीलाकंठ। अगला दशानन, यहां पे लिख देंगे 10 हैं आनन जिसके, आनन जिसके, तो किसके 10 आनन हैं, तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। कौन है, रावण। अगला क्या लिख लेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज उसमें भी आएगा, 4 भुजाओं इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें भी हो सकता है उसमें भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप। यहां पे लिख लें, यहां पे चतुर्भुज। देखिए 4 हैं भुजा जिसके, तो 4 भुजा किसके हैं, तो भगवान किसके हैं भाई, किसके 4 भुजा हैं बताओ, ब्रह्मा के। किसके हैं, ब्रह्मा। मैंने कहा था कि ज्यादातर इसमें भगवान का प्रयोग किया जाएगा। 4 हैं भुजा जिसके अर्थात 4 भुजा किसके हैं, तो भगवान विष्णु। तीनों भगवान का नाम आ गया, भगवान विष्णु, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, विष्णु नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 भुजा है ना, 4 भुजा। अगला जो आ जाएगा पचमा, लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर से क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। आप कहोगे बेटा, आप यही कहोगे कि सर ये उदर क्या होता है, तो उदर का मतलब होता है पेट। क्या होता है उदर का मतलब, पेट। अर्थात लंबा है उदर जिसका। अब किसका पेट लंबा है, तो आप खुद ही बताओ, गणेश जी का लंबा है। किसका है, गणेश जी का। तो यहां पे लिख देंगे हम गणेश अर्थात गणेश। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में 2 पदों को अर्थात विग्रह करने पर कोई तीसरा पद बनता है, और जो वो तीसरा पद बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। बता लीजिए फटाफट इसको। इसके ऊपर एक आध और बता देते हैं आपको। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट। अगला लिखते हैं, हो गया बेटा काफी है, इतना ही, बहुत सारे हैं। मिटा दे इसको बेटा, मिटा देते हैं इसको।
थोड़ा सा पक्का से पकड़ लेता है, इसीलिए थोड़ा तेजी से मिटाना पड़ता है। आपको लगेगा सर तो मिटाते ही रह जाते हैं। भाई सर थोड़ा क्या करें, मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। हाँ चलिए अगला आप डाल लीजिए कर्मधारय समास। अगला उसको तो मिटाया ही नहीं, कर्मधारय समास अगला डाल लेंगे, जो ये आपके पेपर में नहीं आता है लेकिन आप लिख लीजिए, डाल लीजिए कर्मधारय समास। डाल लीजिए कर्मधारय समास। इसका मतलब होता है, कर्मधारय का मतलब यहां पे देख लें तो ये जो प्रथम पद है, जिसको हम प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं प्रथम पद। ये हमारा उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद, ठीक है ना। जैसे हम क्या कह दें, कृष्ण, क्या कह दें, राधे श्याम कह दें, या आपको कह दें चंद्रमुख, ठीक है। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं राधा कृष्ण, क्या कह सकते हैं, राधा कृष्ण। यहां पे क्या हो जाएगा, जो प्रथम पद क्या होगा, विशेष होगा, विशेष, विशेष कह सकते हैं। और दूसरा पद यदि उत्तर पद क्या हो, विशेषण हो, विशेषण, तो वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, तो कर्मधारय, कर्मधारय लिख लेंगे। जिसका प्रथम पद विशेष और दूसरा पद विशेषण हो उसको हम कहेंगे कर्मधारय। उतार लीजिए फटाफट, आप फटाफट उतारिए। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको मिटाकर, अच्छा इसका परिभाषा लिखाए हैं ना, लिख लीजिए इसका परिभाषा पहले लिख लीजिए बेटा आप लोग, फिर इसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, जिसका पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद विशेष तथा उत्तर पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, कहते हैं। कैसे, तो हम लिख देंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल। अब देखिए इस चरण की विशेषता क्या है, कमल है। तो यहां पे जहां विशेषण हो जाएगा ना, वहां 100% क्या होगा, वहीं पर आपका कर्मधारय होगा। तो ये हमारा हो गया समस्त पद, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह, विग्रह। अर्थात ये कह सकते हैं कमल के जैसा चरण, कमल के जैसा चरण, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा समस्त हुआ, ये समस्त पद, यहां पर लिख सकते हैं पद, समस्त पद, और उसमें क्या लिख सकते हैं, विग्रह। दूसरा लिख लेंगे लाल मणि, लाल मणि। मणि कैसा है, तो मणि है हमारा लाल है, मणि है लाल, लाल मणि। दूसरा क्या लिख लेंगे, और एक आध लिख लेते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुख। जो चंद्रमा का है, चंद्र है वो कैसा है, उसका मुख, चंद्रमुख जो है चंद्रमुख,
तो मुख है चंद्रमा के समान, मुख है चंद्रमा जैसा, चंद्र जैसा, अर्थात मुख है चंद्र जैसा, चंद्रमुख। ये हम लिख लेंगे ऐसे, ये हमारे हो जाएंगे एग्जाम्पल इसके। एक आध और लिखना हो तो लिख लो, महात्मा लिख लो, महात्मा, महा जिसका आत्मा है महान, आत्मा है महान, महात्मा, आत्मा है महान, मिटा देते हैं इसको। अगला लिखेंगे तत्पुरुष समास, लास्ट वाला लिख लीजिए तत्पुरुष समास। अगला लास्ट लिख लीजिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास डाल लेंगे लास्ट में, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष में कारक, कारक को छोड़कर जो शब्द आते हैं वो सब तत्पुरुष समास के होते हैं। इसमें ज्यादातर कारकों का प्रयोग किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं जिस समास में कारक का प्रयोग किया जाता है, जिस समास में कारक छिपे होते हैं, छिपे होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कहेंगे सर कैसे होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो पद होंगे, अर्थात इसका क्या होगा, पूर्व पद, और दूसरा क्या, उत्तर पद। इनमें क्या होंगे, कारक होंगे। किसका प्रयोग होगा, कारक का प्रयोग होगा। संबंध कारक, जो भी कारक होंगे उन सारे कारकों का प्रयोग होगा, और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, तत्पुरुष बन जाएगा। ये आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो कारक के मिलने से बना क्या, तत्पुरुष समास। लिख लीजिए आप जल्दी से इसको, फिर मिटाते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। मिटा दे बेटा इसको, हाँ मिटा देते हैं। एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे राजकुमार, राजकुमार, तो इसमें हो जाएगा राजा का कुमार। देखो ये जो का शब्द है ये आपका कारक है। कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से संप्रदान का के लिए, का के, ये जो शब्द आएंगे बीच में, ये सब हमेशा किसके होंगे, तत्पुरुष के होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, 100%। ये जो का शब्द है ये तत्पुरुष है। क्या है, तत्पुरुष है। दूसरा लिख दे, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र से क्या हो जाएगा, अर्थात इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राजपुत्र से हो जाएगा राजा का पुत्र। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, राजा का पुत्र। एक आता देख लीजिए, करुणापूर्ण, अर्थात करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। एक और लिख लीजिए, यज्ञशाला, यज्ञशाला, तो किसके लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। के लिए होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से संप्रदान का के लिए ये शब्द आया। से जो होता है
कर्ता ने कर्म को करण से, करण के साथ से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भी का, तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस समास में कारक शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात कारक का प्रयोग होगा, वो समास हमारा क्या कहलाएगा? तो हमारा कहलाएगा तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरह करके आपके छठों समास, 6 समास आपके खत्म हो गए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो बेटा, तो आप दिल से इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। पहली बात तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो 100% पसंद आएगी और आपके पेपर में ये हेल्पफुल भी साबित होगी। ये 100% हेल्पफुल साबित होगी। और ये कहते हैं कि जो आपका एवरेज है, किसका एवरेज? अर्थात अंकों का एवरेज है, अंकों का एवरेज इसी से बढ़ेगा। तो आप जितना तर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। आपको एक चीज़ और बता दें, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करिए। कमेंट में आप बताइए कि सर आपके क्या नाम, जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, जिससे हमें एक थोड़ा सा अंदर से जो हमारे वो हो रहा है आपके लिए कुछ और अच्छा करने का प्रयास हम कर सकूं। यही हम आपसे कहना चाहूँगा। आप बढ़िया से बढ़िया कमेंट करिए, हमें बताइए कि मैं और आपके लिए क्या करूँ, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्ले लिस्ट में और सारी वीडियो डली हुई हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, ये सारे चीज़, और इसके अलावा क्या है कि संधि, ये सब कुछ डला हुआ है। आप उनको भी पढ़िए। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे भी हम वीडियो इसी तरह डालते रहेंगे। आपको जीवन परिचय, जिसको आप गद्य और पद्य से संबंधित, जो भी 10 से संबंधित हैं, वो सारे चीज़ संस्कृत और हिंदी के सारे करा देंगे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करा देंगे। बस आपको ये वीडियो देखना है, इसी तरह वीडियो देखते रहना है और हमारा उत्साह वर्धन करते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद बेटा, धन्यवाद।